नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। इस बीच में आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी मीडिया के माध्यम से, अखबार में, न्यूज़ चैनलों में इसमें काफ़ी डिबेट हो रही है एक देश एक चुनाव के बारे में कि देश में कैसे सारे चुनावों को इकट्ठा करके एक साथ कराया जाए। इस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये क्यों आवश्यक है, इसको लागू करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव में की वजह से क्या चुनौतियां हैं, उसको क्या दोष है, क्या फर्क पड़ेगा, और उसकी आलोचना और निष्कर्ष, इन सब के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 5 से 7 राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव, उसके बाद स्थानीय स्तर के चुनाव चलता रहता है। मतलब देश में कहीं ना कहीं आपको हर समय किसी न किसी राज्य में चुनाव चलता रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी धन व्यय होता है, प्रशासनिक मशीनरी उसमें इन्वॉल्व रहती है और कहीं ना कहीं विकास कार्यों पे भी बहुत उसका नेगेटिव असर रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नीति आयोग द्वारा परिकल्पित किया गया है कि एक राज्य एक चुनाव का अर्थ है भारत के संघीय ढांचे में सभी 3 स्तरों, लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय स्तर के जो चुनाव हैं उनको एक साथ कराया जाए। एक देश एक चुनाव का अनिवार्य रूप से मतलब है कि एक ही दिन सारे मतदाता सभी सरकारों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मत डालें। इसीलिए एक साथ होने वाले चुनाव को वन नेशन, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। ये सभी विचार सही हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसको संभव बनाने के लिए बहुत सारे संवैधानिक संशोधन संविधान में करने पड़ेंगे, जिसके जो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसके अलावा संशोधन के अलावा सभी राजनीतिक दलों को की सहमति, उसके बाद राज्य विधानसभाओं में भी लगभग 50% राज्य विधानसभाओं में भी उनको अनुमोदन कराना होगा। ये सारी चुनौतियां भी रहेंगी। एक देश एक चुनाव की जो पृष्ठभूमि है, हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें कई सारे चुनाव जो हुए हैं, जिसे 1992, 97, 62, 67 के जो चुनाव हुए हैं वो राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ संपन्न हुआ था। उसके बाद 1967-68 में कुछ राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया गया, जो समय से पहले भंग हो गई, और 1969 में जैसे लोकसभा भंग हो गई, तो इस वजह से फिर वो जो एक साथ चुनाव होता था लोकसभा और विधानसभा का, वो क्रम टूट गया और तब से
देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा का चुनाव तो लगभग 5 साल पे होता है, लेकिन विधानसभाओं में हर साल लमसम 5 से 7 विधानसभाओं में चुनाव होते हैं। उसके बाद बस स्थानीय स्तर के मेयर के चुनाव और पार्षदों के चुनाव, ये सब भी चलता रहता है। काउंसिल के चुनाव होते रहते हैं। वर्तमान समय में राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं का चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। वह तब होता है जब वर्तमान सरकार का 5 साल का कार्यकाल या तो समाप्त हो जाता है, या फिर वो जब कभी विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है, या विश्वास प्रस्ताव के द्वारा कभी कभी सरकारें गिर जाती हैं, तब चुनाव कराया जाता है। विधानसभा और लोकसभा की शर्तों एक दूसरे के साथ सिंक्रनाइज हो सकती हैं या नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए राजस्थान में जैसे 2018 में चुनाव हुए, जबकि तमिलनाडु में 2021 में चुनाव हुए। मतलब कहने का मतलब है कि हर राज्य में अलग अलग समय पे उनकी समयावधि पूरी होती है और उस हिसाब से चुनाव होता है। तो ये कैसे संभव होगा कि सभी राज्यों के चुनाव कैसे कराए जाएं एक साथ में। और लोकसभा तो मान लो 5 साल पे हो रही है, लेकिन विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग होते हैं। इसके लिए कई सारे संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे संविधान में, और उसके अलावा कुछ राज्यों की कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, कुछ राज्यों का कार्यकाल घटाना पड़ेगा। मान लो किसी राज्य की 1 साल पहले चुनाव हुआ है, किसी में 4 साल पूरा होने वाला है, तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों में आपसी सहमति भी होनी चाहिए, और उसके अलावा संविधान संशोधन के द्वारा गुजरना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि 1 साल में औसतन 5 से 7 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के कारण चुनाव आयोग ने एक प्रणाली के गठन का सुझाव दिया है, ताकि राज्य विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सके। जस्टिस रेड्डी की अध्यक्षता में 1999 में विधि आयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसी तरह 2015 में संसदीय स्थायी समिति, जो संसद की स्थायी समिति है, उसने भी अपनी 89वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया था। फिर एक साथ चुनाव कराने का जो ये माहौल बनाना चालू हुआ 2016 में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेशकश की थी। तब से भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में, वो मजबूती से तर्क देता है कि एक साथ चुनाव कराए जाएं, ताकि पैसे की और मतलब प्रशासनिक मशीनरी जो लगी रहती है उसमें बचत हो, विकास कार्यों में जो अवरोध उत्पन्न होता है उससे निजात पाई जाए, ताकि विकास की गति को और बढ़ाया जा सके। ये सब तर्क देती रहती है। इसी तरह 2017 में नीति आयोग द्वारा एक चुनाव पर वर्किंग का पेपर तैयार किया गया। यहाँ तक कि कानून आयोग, विधि आयोग ने 2018 में वर्किंग पेपर को लेकर आया था। मतलब उसने भी एक सुझाव दिया था कि एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं के लिए कम से कम 5 संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो ये है चुनाव की पृष्ठभूमि। फिर एक देश एक चुनाव की आवश्यकता क्यों है? एक साथ एक देश एक चुनाव के पक्ष में आवश्यकता क्यों है? इसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। ऐसे हर साल औसतन 5 से 7 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। इसका मतलब है कि देश में हमेशा चुनावी मूड में रहता है। यहाँ केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों, चुनाव ड्यूटी पर शिक्षकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों और उत्तर उम्मीदवारों के जैसे सभी प्रमुख हितधारकों को प्रभावित करता है। चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आचार संहिता की आवश्यकता होती है।
संसदीय स्थायी समिति की 19वीं रिपोर्ट के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में जहाँ चुनाव होता है वहाँ के सारे विकास कार्य ठप हो जाते हैं। केंद्र और राज्य की जो सामान्य सरकारी गतिविधियां हैं, कार्यक्रम हैं, उन पर रोक लग जाती है। इससे नीतिगत पक्षपात और सरकारी घाटा होता है। दूसरा है, बार बार होने वाले चुनाव से केंद्र और राज्य सरकारों को भारी खर्च वहन करना पड़ता है। इससे जनता के पैसे की बर्बादी होती है। अगर एक साथ चुनाव होगा तो वो पैसा बचेगा और वो जनता के ऊपर खर्चा होगा, विकास कार्यों में लगेगा। चुनाव की स्थिति में भारी मात्रा में सुरक्षा बल देश में इधर से उधर मूवमेंट होती है उनकी, उससे जो पैसे की बर्बादी होती है। 16वीं लोकसभा चुनाव में भारत की चुनाव आयोग ने चुनाव चलाने के लिए 10 मिलियन लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारियों की सहायता ली थी, जिससे जो वो काम करते रहते हैं उस काम को छोड़ के वो चुनाव संचालन में लग जाते हैं, जिससे वो काम रुक जाता है। लंबे समय तक आचार संहिता लगी रहने के कारण जनता सामान्य जीवन अस्त व्यस्त रहता है। बार बार होने वाले चुनाव के कारण भी ऐसा होता है। बार बार चुनाव होने के कारण सांप्रदायिक, क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं और उस पे पूरे देश में एक तरह से डिबेट चलती रहती है। पूरा देश चुनावी मूड में रहता है। किसी भी राज्य में चुनाव हो लेकिन उसका असर पूरे देश में रहता है और खासकर जातिवादी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति की वजह से ये मुद्दे समाज में घूमते रहते हैं। कई बार होने वाले चुनाव शासन के फोकस को दीर्घकालिक नीतियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। बार बार जब चुनाव होता है तो सरकारें जो नीतियां बनाती हैं उसको क्रियान्वित करने में, क्योंकि कोई भी सरकार है वो सत्ता में रहनी चाहती है, कोई भी पार्टी हो वो सत्ता में रहना चाहती है, इसलिए वो अगर हर राज्य में हरदम चुनावी मूड में लगी है, हरदम चुनाव, कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा है, तो वो दीर्घकालीन नीतियां बना के तुरंत फायदे के लिए अल्पकालिक नीतियां बनाती है, जिससे देश का घाटा होता है, समाज का घाटा होता है। इस ध्वनि के कारण आर्थिक नियोजन पीछे हट जाता है, मतलब धन का अपव्यय होता है और सरकार कई बार अत्यधिक व्यय में लिप्त हो जाती है, मतलब नई नई घोषणाएं करती रहती है और जनता को प्रलोभन देने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। तो बार बार चुनाव होने से ये भी एक देश का घाटा है। इसी तरह जो एक देश एक चुनाव के पक्ष में हैं वो अपने इसके लाभ गिनवाते हैं कि एक देश एक चुनाव कराने से देश को क्या लाभ होगा। विधि आयोग ने एक देश एक चुनाव कराने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। जनता का पैसा बचेगा। यह बार बार होने वाले चुनाव से भारी खर्च को कम करेगा। प्रशासनिक ढांचे और सुरक्षा बलों का बोझ कम होगा। जो बार बार चुनावी ड्यूटी में संलग्न रहते हैं वो एक बार चुनाव संपन्न होगा तो वो 5 साल फिर अपने काम में लगे रहेंगे। ये भारी जनशक्ति को कम करेगा, जिससे हर बार चुनाव होने पर तैनात करना पड़ता है। सरकारी नीतियों का समय पर क्रियान्वयन होगा। साथ साथ चुनाव सुनिश्चित करेंगे कि सत्तारूढ़ पार्टी लगातार चुनावी मोड में रहने के बजाय विकास कार्यों पर ध्यान दें। अगर एक बार चुनाव होता है तो जिस भी पार्टी की सरकार होगी वो दीर्घकालिक योजनाएं बनाएगी और उसको लागू करने की दिशा में काम करेगी, ना कि वो बार बार राज्यों के चुनाव में संलग्न रहेगी और उसके हिसाब से नीतियां बनाएगी। तो ये भी एक फर्क पड़ेगा। चूंकि आचार संहिता बार बार लागू नहीं होती, इसलिए सब सरकारों को समयबद्ध तरीके से नीतियों को, कार्यक्रमों को लॉन्च करने में सक्षम होगी, जिससे विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी।
यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों में लगी रहे तथा चुनाव जो भारतीय चुनाव संपन्न होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसका घाटा होता है वो छात्रों का होता है, क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो चुनाव कराने की प्रशासनिक पैरामिलिट्री फोर्स या वहाँ की पुलिस के अलावा जो सबसे ज़्यादा संलग्न होते हैं वो शिक्षा विभाग के टीचर होते हैं। और जब तक वो चुनाव संपन्न कराते रहते हैं, 1 चरण 2 चरण 4 चरण, तो उस समय स्कूलों में पढ़ाई एकदम बंद हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा घाटा जो है वो छात्रों का होता है एक तरह से देखा जाए। अगर ये 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो वो किसी दिन संपन्न हो जाए, 5 चरण 10 चरण 1 महीने 2 महीने में संपन्न हो जाएगा, तो ये बार बार जो वो नहीं होगा, क्योंकि शिक्षकों को फिर पूरा टाइम स्कूल में देना होगा। और कई चीज़ें होती हैं, जैसे जनगणना हो गई, चुनाव की तैयारियां हो गई, और भी बहुत सारे काम होते हैं चुनाव संबंधित जो शिक्षकों को करने पड़ते हैं, तो इससे भी निजात मिलेगी। विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। विधि आयोग को यह मानना है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो लमसम लगभग 70% से ऊपर वोटिंग बढ़ेगी। मतलब अभी सामान्य रूप से किसी किसी राज्य, छोटे राज्य हैं, वहाँ पे 75-80% के करीब वोटिंग होती है, लेकिन जो बड़े राज्य हैं वहाँ 60% 62% से ज़्यादा वोटिंग अभी नहीं हो पा रही है। तो अगर एक साथ चुनाव होंगे तो मतदाताओं में, जनता में भारी उत्साह होगा और वो वोट डालने के लिए घरों से निकलेंगे, तो मतदान % भी बढ़ेगा और समाज में जागरूकता भी आएगी। एक साथ चुनाव कराने से तुष्टीकरण, सांप्रदायिक राजनीति और जातिवाद राजनीति के खिलाफ भी काम होगा। तो ये सारे लाभ होंगे अगर एक साथ एक चुनाव कराए जाते हैं। अब जिन लोगों का ये मत है कि एक साथ एक देश एक साथ चुनाव अगर होगा तो उसकी जो आलोचना करने वाले हैं, जो उसके दोष बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक देश एक चुनाव अगर एक साथ होता है तो एक वास्तविकता बन भी जाते हैं। अगर ये कानून बन जाता है और एक देश एक चुनाव एक साथ चालू हो जाते हैं तो उसमें कई तरह के सुधार करने पड़ेंगे। उसके अलावा इसमें कई दोष भी आ जाएंगे। कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस सुधार के खिलाफ अपने राय भी स्पष्ट की है। एक साथ एक देश एक चुनाव कराने से मतदाताओं का निर्णय प्रभावित हो सकता है। मतदाता स्थानीय मुद्दों को छोड़ के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देंगे। अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दों पे हावी हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र की सरकार जो होगी वो अपने मुद्दे जनता के बीच ले जाएगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। तो इससे जो स्थानीय मुद्दे होंगे, राज्य के मुद्दे होंगे, वो नीचे हो जाएंगे। इससे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा। दूसरा है मजबूत केंद्रीय राजनीति के कारण क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय पार्टियां स्थानीय मुद्दों को उचित तरीके से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा संसाधन नहीं होता। जो केंद्रीय पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनके पास संसाधन बहुत हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या राज्य स्तर की पार्टियां हैं उनके पास उतने संसाधन या उतना मैन पावर नहीं होता। तो उससे क्षेत्रीय मुद्दे उचित तरीके से जनता के बीच में नहीं उठ पाएंगे। यह भारतीय राजनीति और राजनीति की केंद्रीकरण के प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएगा। अगर एक साथ चुनाव पूरे देश में होते हैं तो इससे भारतीय राजनीति केंद्रीकृत हो जाएगी। मतलब जो भी पार्टी ज़्यादा सशक्त होगी उसी की बार बार सरकारें बनेगी, या जो ज़्यादा लोकप्रिय होगा देश में उसकी सरकार बनेगी, नीतियाँ कैसी भी रहें। तो ये भी एक फर्क पड़ेगा। एक साथ चुनाव होने से लोगों को के प्रति सरकार की जो जवाबदेही है वो पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बार बार चुनाव होने पर सरकार के ऊपर एक तरह से
विधायिका को नियंत्रित कर में रखने में मदद मिलती है। सरकार के ऊपर एक तरह से दबाव बना रहता है, क्योंकि उसको बार बार जनता के बीच में जाना पड़ता है। अगर एक बार चुनाव हो जाएगा तो वो 5 साल के लिए निश्चित हो जाएंगे कि अब 5 साल बाद चुनाव होना है, तो हम जैसे मर्जी वैसे काम करें। चुनाव को एक साथ कराने के लिए किसी राज्य में चुनाव को स्थगित करना होगा। यह केवल राष्ट्रपति शासन के माध्यम से किया जा सकता है, जो लोकतंत्र और संघवाद के लिए समस्याग्रस्त है। जैसे मैंने पहले कहा कि हर राज्य सरकार का कार्यकाल अलग अलग समय पे पूरा होता है, तो कैसे ये मतलब कैसे होगा कि सभी राज्य सरकारों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। उसके लिए काफ़ी विसंगतियां हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा तो राजनीतिक दलों का आपसी समन्वय होना चाहिए, उनकी सोच मिलनी चाहिए। दूसरा, उसमें कई सारे संवैधानिक संशोधन भी करने पड़ेंगे, तो ये भी एक है। क्योंकि बहुत सारी जगह राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि सरकारें 5 साल, जो विधानसभा या लोकसभा की सरकार होती है वो 5 साल ही चलती है। 5 साल के बाद अगर चुनाव होता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है। तो कोशिश ये रहती है कि समय पूरा होने से पहले ही चुनाव कराए जाएं। तो इससे कैसे निजात पाई जाएगी? हालांकि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी खर्च में कमी आएगी, लेकिन राजनीतिक दलों के खर्च पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है जो राजनीति में भ्रष्टाचार के कारणों में से एक है। संवैधानिक संशोधन के लिए आवश्यक केवल अविश्वास का रचनात्मक वोट संसदीय लोकतंत्र के लोकाचार के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मतलब अगर कहीं कोई सरकार चल रही है और वहाँ विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है और सरकार गिर जाती है, तो फिर वहाँ क्या करना होगा? मान लो दूसरी अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर गई और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जितना समर्थन चाहिए वो नहीं जुटा पाई विधानसभा में, तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा? ये भी एक समस्या आएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराना संभव है, लेकिन यह एक बड़ी उपलब्धि और तार्किक चुनौती होगी। अगर किसी विधानसभा में कोई सरकार गिर जाती है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा और दूसरी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं होती है, तो वहाँ एक ये मतलब विचार काम कर सकता है कि जो टाइम बचा हो 2 साल 3 साल, उसके लिए एक मध्यावधि चुनाव हो और उसका जो भी कार्यकाल बचा हो उस समय तक वो सरकार काम करे, और उसके बाद फिर सभी चुनाव के साथ, लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ वो चुनाव कराए जाएं। ये एक तरीका हो सकता है। या कहीं कहीं त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है तो वहाँ भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कभी कभी उसमें चुनाव में भी जाना पड़ सकता है। तो उसका एक यही है कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था आती है तो उसका यही रहेगा कि जो भी 5 साल में जो भी कार्यकाल पूरा हो गया है, बचे हुए कार्यकाल के लिए नई सरकार का गठन हो और वो सरकार अपने दिन का कार्यकाल पूरा करे और उसके बाद वो चुनाव में सभी के साथ चुनाव में भाग ले। संवैधानिक और एक देश एक चुनाव कराने में जो संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां हैं उसके बारे में जानते हैं। यद्यपि चुनाव सुधार के कई लाभ हो सकते हैं, अर्थात एक साथ एक चुनाव वास्तव में इसे संभव बनाने के लिए विभिन्न संवैधानिक और कानूनी सुधारों की आवश्यकता होगी। अगर एक देश एक चुनाव कराया जाता है तो उसके लिए विधि आयोग ने एक संविधान का मसौदा ढांचा एक साथ चुनाव कराने के लिए उपयुक्त नहीं है अभी के टाइम में। इसलिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संविधान के विभिन्न संशोधनों और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की प्रक्रियाओं के नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी। अगर कोई ऐसा बिल सरकार लाती है एक देश एक चुनाव के लिए, तो उसमें 1951 का जो जनप्रतिनिधि कानून है उसमें व्यापक पैमाने पर संशोधन करना होगा लोकसभा में, वो भी विशेष बहुमत, मतलब 1/3 बहुमत से ज़्यादा।
और आधे से ज़्यादा, और उसके अलावा 50% विधानसभाओं से भी उस कानून को अनुमोदन करवाना होगा। विधि आयोग के अनुसार संवैधानिक संशोधन की पुष्टि के राज्य विधानसभाओं में 50% की आवश्यकता होगी, जो मैंने पहले बताया कि राज्य विधानसभाओं से भी उसको पारित करना होगा। उसके अलावा विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव बेतरतीब होते हैं, इसलिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी क्योंकि इन विधानसभाओं का कार्यकाल या तो बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। जो पहले बताया आपको कि सभी विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग हैं, तो इसलिए किसी विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है और किसी विधानसभा का कार्यकाल घटाया जा सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह लोकसभा या राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कम कर सकता है। यही कारण है कि कानून आयोग अविश्वास के रचनात्मक वोट के साथ अविश्वास के वोट को बदलने का सुझाव दिया है। अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विधानसभा या लोकसभा में, तो अगर ये श्योरिटी हो, मतलब ये माना जाए कि जो विपक्ष है जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है वो सरकार गठन में सक्षम है, तभी उस विश्वास प्रस्ताव को माना जाए। और अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और दूसरी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम है तो फिर इसको भी देखना पड़ेगा। इसके लिए उपयुक्त संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इस मसले में सरकार को तभी हटाया जा सकता है जब कोई वैकल्पिक सरकार बनना संभव हो। जिसम को विधानसभा की स्थिति में फिर से चुनाव होने की भी संभावना है, जो कार्यकाल को बदल देगा और एक साथ चुनाव कराने में समस्या पैदा करेगा। विधि आयोग का सुझाव है कि संविधान में इस तरह के संशोधन करना होगा कि कोई भी ऐसी कोई नई लोकसभा या विधानसभा जो बीच में बनी हो केवल अपने शेष कार्यकाल के लिए ही गठित की जाएगी। भारत में स्थानीय सरकार के चुनाव के संबंध में कई अन्य चुनौतियां भी हैं। ये चुनाव राज्य के विषय हैं जो स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में इन चुनावों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उन्हें एक साथ चुनाव के तहत लाने के लिए एक और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। अगर स्थानीय स्तर के चुनाव को भी इसके साथ मर्ज कराया जाता है तो उसके लिए और संविधान संशोधन किया जाएगा। इसलिए वास्तव में एक साथ चुनाव संभव बनाने के लिए अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 में संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। तभी ये एक देश एक चुनाव का कानून बन सकता है और देश में ये लागू हो सकता है। जो लोग एक देश एक चुनाव की आलोचना करते हैं उनके भी विभिन्न तर्क हैं। जैसे वास्तव में एक साथ चुनाव कराने के व्यवहारिक पहलू पर सवाल उठाया गया है, जिनके लिए विभिन्न विधानसभाओं और संसद की शर्तों के संबंध में संवैधानिक और वैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इतने सारे संशोधन करने पड़ेंगे। अन्य आलोचकों ने तर्क दिया है कि ऐसा विचार राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि एक साथ चुनाव मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। राज्य के चुनाव में भी मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करेंगे। तीसरा, स्थानीय और क्षेत्रीय दल जो कई बार स्थानीय आर्थिक और सामाजिक समूह के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा अनदेखा किया जाता है। उन्हें हाशिया पर रखा जा सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र की गहराई और विविधता को प्रभावित करेगा। जो एक देश एक चुनाव की आलोचना करते हैं उनका यह मानना है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो पीछे हो जाएंगे। जो कमजोर वर्ग, कुछ दल ऐसे होते हैं जो कमजोर वर्ग या क्षेत्र विशेष या समूह विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इतने बड़े पैमाने पर जब चुनाव होगा तो उनकी बात सही तरीके से नहीं जनता के बीच में जा पाएगी और जो मतदाता होगा वो केंद्रीय मुद्दों पे
मतदान करेगा। तो इसलिए जो बड़ी पार्टियां हैं वो उसमें फायदे में रहेंगी। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनकी बात, उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा लोकसभा विधानसभाओं में। तो ये सब सारी चीजें हैं। जो पुराने चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर वाई.एस. कुरैशी के अनुसार लगातार चुनाव जहां राजनेताओं को हर साल एक से अधिक चुनाव में मतदाताओं का सामना करना पड़ता है, इससे उनकी राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है। साथ ही साथ चुनाव से संबंधित कई नौकरियां पैदा होती हैं जो स्थानीय स्तर पर भी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती हैं। लेकिन अगर एक साथ चुनाव कराया जाएगा तो भारत को इन चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी। तो ये आलोचना करने वालों का ये तर्क है। अब एक देश एक चुनाव का जो अभी काफ़ी समाज में एक चर्चा का विषय है, अगर ये लागू होता है तो इसका क्या निष्कर्ष होगा। 21वें विधि आयोग ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में लगातार कहा है कि देश में एक व्यवहार वातावरण मौजूद है जो एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता है। आयोग के मुताबिक देश को लगातार इलेक्शन मोड में रहने से रोकने के लिए एक यह अच्छा उपाय है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से यह एक अच्छा सुधार है। इसके लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता है। सब विभिन्न राजनीतिक दलों को उनका राय मशवरा उनका लेने की आवश्यकता है। इसलिए नीति आयोग संवैधानिक विशेषज्ञों, चुनाव विशेषज्ञों, थिंक टैंक विचारकों, सरकारी अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु हितधारकों के एक केंद्रीय समूह का गठन का सुझाव दिया है जो इसकी सिफारिशें सिफारिश करेगा। इस समूह को एक साथ आने और उचित क्रियान्वयन विवरण तैयार करने की आवश्यकता होगी, जिसमें संवैधानिक और वैधानिक संशोधन का मसौदा तैयार करने शामिल होगा। अभी केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के ऊपर एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के जो अपोजिशन लोकसभा लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप जो संविधान विशेषज्ञ हैं, हरीश साल्वे जो बहुत बड़े वकील हैं देश के, और संजय कोठारी। इन लोगों की सदस्यता में एक देश एक चुनाव की समिति का गठन किया गया है जो इस पे विचार विमर्श करेगी, अपनी सिफारिशों को भेजेगी सरकार को, जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने इसमें शामिल होने से मना भी कर दिया है अभी, क्योंकि उनको कांग्रेस का ये मत है कि ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसे समितियां गठन की गई हैं, राजनीतिक विपक्ष को प्रभावित किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या यह समिति क्या अपनी रिपोर्ट क्या प्रेषित करती है, सरकार को क्या भेजती है। तो ये यदि हर तरह के सुधार काम नहीं करते हैं तो संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 19वीं रिपोर्ट में 2 चरण में दशकों से एक साथ चुनाव कराने के वैकल्पिक और अधिक व्यवहारिक तरीके की भी सिफारिश की है। इस पर भी विचार किया जा सकता है। विधि आयोग ने संसदीय समिति ने एक जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें अपना ये भी मत दिया था कि लोकसभा के चुनाव के
समय, जैसे कुछ राज्यों में जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इन राज्यों में लोकसभा के साथ चुनाव होते हैं। उसी तरह लोकसभा चुनाव से 3-4 महीने पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में चुनाव होते हैं। या फिर लोकसभा के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनाव होते हैं। तो कुछ मतलब जिनका 6 महीने पहले कार्यकाल खत्म हो रहा है या लोकसभा के 1 साल बाद कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं। किसी का 3 महीने 4 महीने कार्यकाल बढ़ाया जाए और जो लोकसभा के बाद चुनाव होता है 1 साल का, 1 साल के अंदर उनके कार्यकाल घटा के लोकसभा के चुनाव के साथ कराया जाए। और दूसरा, लोकसभा चुनाव के 3 साल बाद एक चुनाव और हो जो राज्य विधानसभाओं का हो, उसमें जो भी विधानसभा बची हुई है उनका कार्यकाल बढ़ा के और घटा के उनका चुनाव कराया जाता है। ये एक व्यवहारिक है और मुझे लगता है ये जो समिति गठित है शायद वो भी अपने सुझाव दे ऐसा करने के लिए, और सभी राजनीतिक दलों में आम सहमत इस तरह बन सकती है। तो ये भी एक व्यवहारिक पहलू है एक देश एक चुनाव के लिए। इसी प्रकार विभिन्न चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता होगी और ऐसे सुधारों के लिए व्यापक संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इसलिए इस विषय पर व्यापक चर्चा करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव तत्काल आगे बढ़ाने का रास्ता है। जैसे प्रधानमंत्री अपने कई वक्तव्यों में एक देश एक चुनाव के लिए कहते रहते हैं और उनका यह मानना है कि इससे देश में एक रूपता आएगी और जो बार बार आचार संहिता लगती रहती है देश में और विकास कार्य बाधित होते हैं, वो नहीं होगा। क्योंकि एक बार चुनाव संपन्न हो जाएगा तो सभी सरकारें जो है विकास कार्यों में लगी रहेंगी और इससे कई फायदे भी होंगे। पैसा तो बचेगा ही, लेकिन उसके अलावा जो अर्धसैनिक बल हैं वो देश में अलग अलग मूवमेंट करते रहते हैं, उनको भी अपने कार्य करने में आसानी रहेगी। क्योंकि चुनाव के टाइम इनकी बहुत बड़े पैमाने पर तैनाती होती है। उसी बात मैंने जैसे बताया कि छात्रों के साथ जो शिक्षक चुनाव ड्यूटी में संपन्न कराने में लगे रहते हैं वो शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और जनता भी जो समाज में एक हरदम एक राजनीतिक विमर्श चलता रहता है, जातिवाद, तुष्टीकरण, सांप्रदायिक, इन सब भी मुद्दों पे प्रभावी तरीके से रोक रहेगी। तो ये सब सारी चीज़ें, एक देश एक चुनाव एक व्यवहारिक पहल है और मेरी अपने खुद की ये मानना है कि ये देश में लागू होना चाहिए। क्योंकि जैसे पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू है जो वैट जीएसटी है। जीएसटी भी जब आया था तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सरल होती गई और वो काम कर रहा है। उसी तरह एक देश एक इलेक्शन चुनाव भी इसी तरह अगर लागू होता है तो वो भी व्यवहारिक हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को एक देश एक चुनाव के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और समझने के लिए, और आगे देखते हैं कि इसमें क्या सरकार अपना कदम उठाती है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @politicalscience 2023। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों को भी ये बात और लोगों को भी तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।